हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग उत्तरकाशी जिला पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम यहाँ की प्रमुख नदियाँ पढ़ चुके हैं, इसका इतिहास पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही साथ जो विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो भी इसके प्रमुख पर्यटक स्थल थे ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और संभवतः ये आज आपकी अंतिम वीडियो होगी उत्तरकाशी जिले की। इसलिए अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इससे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो आज आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख मेले। तो सबसे पहला जो मेला यहाँ पर है और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सोमेश्वर मेला। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सोमेश्वर मेला कहाँ लगता है तो उत्तरकाशी जनपद में लगता है। और इस मेले की सबसे खास बात ये है कि इस मेले में जो लोग वहाँ के होते हैं वो क्या करते हैं, एक पेड़ पर तीर चलाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो सोमेश्वर है उसको दुर्योधन का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। एक तो पेड़ पर तीर चलाया जाता है और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है सोमेश्वर को किसके रूप में यहाँ पर पूजा जाता है, वो है दुर्योधन के रूप में। ठीक है, तो इतने 2 पॉइंट आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट मेला आपको लिखना है गेंदुआ मेला। ठीक, और जो आपका गेंदुआ मेला है ये मेला भी आपका उत्तरकाशी में ही लगता है। और इस मेले में जो यहाँ के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर गेंदे के फूल से प्रहार करते हैं। ठीक है, तो जो गांव होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग जो है उसको कहा जाता है पानसाई, और ये जो पानसाई लोग होते हैं ये पांडवों की तरफ से यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। दूसरा जो भाग होता है उसको कहा जाता है साठी, और साठी लोग कौरवों की तरफ से लड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो 2 भागों में ये विभक्त हो जाते हैं। पहला होता है पानसाई और दूसरा होता है साठी। जो पानसाई लोग होते हैं ये क्या करते हैं, किसकी तरफ से ये यहाँ पर लड़ते हैं, ये पांडवों की ओर से होते हैं। ठीक है, और जो आपके साठी लोग होते हैं ये यहाँ पर होते हैं कौरवों की ओर से। ठीक, इन 2 पॉइंट के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर नोट करना है, जो आपका ये गेंदुआ का मेला लगता है ये उत्तरकाशी के नेटवाड़ क्षेत्र में लगता है, जहाँ पर मैंने आपको नेटवाड़ जल विद्युत परियोजना बताई थी वहीं पर ये मेला लगता है और मकर संक्रांति पर ये मेला लगता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गेंदुआ मेला आपका कब लगता है तो ये लगता है मकर संक्रांति पे। ठीक है, तो ये दोनों मेले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में इतने पॉइंट्स कम से कम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है बाड़ाहाट का मेला, और बाड़ाहाट का मेला जो लगता है वो 14 जनवरी को लगता है। ठीक है, और ये मेला लगता है 14 जनवरी को। ठीक है, इस 3 मेले के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर नोट करना है और उस मेले का नाम है माघ मेला। माघ मेला भी यहाँ पर कब लगता है, ये जनवरी में लगता है। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। माघ मेला कब लगता है, ये जनवरी में लगता है। नेक्स्ट है आपका कंढक मेला। सलकू मेला। सलकू मेला भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए ये मेला भी आपको याद रखना है कि सलकू मेला भी कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में लगता है। और ये मेला लगता है 5 से 10 सितंबर को, इसके बीच में ये मेला लगता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है खरसाली मेला। और 8वां है आपका श्री नागराज मेला। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना है आपको, वो है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला।
ठीक है। तो बिस्सू मेला ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये भी कहाँ लगता है, उत्तरकाशी जिले में लगता है। और अगर कंडक मेला कब लगता है ये पूछा जाए तो ये लगता है आपका 16 अप्रैल को। तो ये आपके प्रमुख मेले थे जो कहाँ पर लगते हैं, उत्तरकाशी जनपद में लगते हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेले वगैरह, इसलिए इनको आप लोग देख लेना। अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत कौन कौन से हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, प्रमुख पर्वत। सबसे पहला पर्वत है थलैया पर्वत। दूसरा है आपका भागीरथी पर्वत। तीसरा है आपका यहाँ पर श्रीगंध पर्वत। ठीक है, इसके बाद आपके गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बंदरपूछ है या फिर वर्णावत पर्वत है। ये चारों तो आपको पता ही है कि ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है मेरू पर्वत। पांचवा है आपका शिवलिंग शिखर। और शिवलिंग शिखर जो है इसको हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है, ये आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, मैटरहॉर्न। ठीक है, तो अगर पूछा जाए हिमालय का मैटरहॉर्न किस पर्वत को कहा जाता है तो वो कौन सा है, आपका शिवलिंग शिखर है। इसके बाद छठवां आपको लिखना है खुंटा पर्वत, और यहीं पर आप लिख लीजिए वह त्रिमुखी पर्वत। और सातवां है आपका जैलंग पर्वत। ठीक है, तो इसके बाद आप इनको नोट कर लीजिए, ये आप लोगों को याद रखना है, इन पे आप एक नज़र मान लेंगे, लेकिन ये शिवलिंग शिखर को मैटरहॉर्न कहा जाता है हिमालय का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए आप फतेह पर्वत। इंद्रकील पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट आपको नोट करना है भृंगु पर्वत। ठीक है, और अंतिम है आपका श्रीकांत पर्वत। तो ये कुछ पर्वत है, इनको आपको देख लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको रट्टा मारने में मत लगना, बस एक नज़र मारते रहना और वहाँ पर इसको जो मैप मैंने दिखाया था वहाँ पर इनको दर्शा देना, तो ईजी हो जाएगा आपको ये याद रखने। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिखने हैं प्रमुख खनिज यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखिए उत्तरकाशी जो है उसमें बहुत ज़्यादा खनिज नहीं पाए जाते हैं। एक है यहाँ पर शीशा और दूसरा है स्लेट। शीशा और दूसरा है स्लेट। ठीक है, शीशा भी बहुत कम जगह पर मिलता है, लेकिन स्लेट यहाँ पर बहुतायत में मिलती है। अब मंदिर यहाँ पर बच रहे थे आप लोगों के, तो अब प्रमुख मंदिर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इसको नोट कर लेना। प्रमुख मंदिर, और प्रमुख मंदिर में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को लिखना है पोखू देवता का मंदिर। ठीक है, तो जो आपका पोखू देवता का मंदिर है, अगर ये पूछा जाता है किस जनपद में, तो ये आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, पोखू देवता को किसका यहाँ पर अवतार माना जाता है, इनको कर्ण का अवतार माना जाता है और भगवान शिव का इनको सेवक माना जाता है। ठीक है, तो कर्ण का अवतार प्लस भगवान शिव का सेवक, सेवक इनको माना जाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है, जो ये पोखू देवता के मंदिर हैं
इन भगवान के यानी कि इनकी मूर्ति के दर्शन करना यहाँ पर वर्जित माना जाता है। और जो भी यहाँ पर पुजारी पूजा करने जाता है वो भगवान की तरफ पीठ करके पूजा करता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें पुजारी का या फिर किसी भी जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनका भगवान को देखना वर्जित है, तो आपको क्या बताना है, पोखू देवता का मंदिर है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, आप लोग ये पॉइंट इसी तरीके से नोट कर लेना कि यहाँ पर भगवान के दर्शन करना वर्जित है और जो पुजारी पूजा करता है वो पीठ करके पूजा करता है। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर का नाम आपको लिखना है कुट्टी देवी का मंदिर और परशुराम मंदिर। कुट्टी देवी का मंदिर, ठीक है, ये पूछेगा कहाँ पर है, तो ये भी आपका उत्तरकाशी में है। तीसरा है परशुराम मंदिर। नेक्स्ट आपको नोट करना है दुर्योधन मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर। नेक्स्ट है कल्प केदार मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है लक्षेश्वर महादेव मंदिर। और अंतिम लिखना है आपको कचड़ू देवता का मंदिर। ठीक है, तो ये कुछ मंदिर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये कचड़ू देवता का मंदिर कहाँ पर है, ये डुंडा में है। ठीक है, डुंडा में भी ये बहुत ऊंचाई पर है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे मंदिर बहुत ज़्यादा बड़े मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कचड़ू देवता की बात की जाए तो इस मंदिर पर मैं स्वयं भी गई हुई हूँ, तो बहुत पुराना मंदिर है और बहुत छोटा सा ये मंदिर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए और ये मंदिर आप लोगों को नोट कर लेने हैं आपके मैप में। अब आपको यहाँ पर नोट करना है यहाँ पर कौन कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रमुखतया आप सबको पता होगा उत्तरकाशी में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें आपको सबसे पहला लिखना है वो है गोविंद पशु विहार। इसको ही आप गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं या फिर गोविंद वन्यजीव अभयारण्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक ही है, एक ही को ये बोला जाता है, गोविंद पशु विहार या फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी आप इसको लिख सकते हैं। और यह इसको क्या बोला जाता है, गोविंद वन्यजीव विहार, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। अब डिफरेंस इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आपका गोविंद पशु विहार की स्थापना की गई थी 1 मार्च 1955 को। ठीक है, सबसे पहले आप स्थापना लिख लीजिए, कब की गई थी, 1 मार्च 1955 को। तो इसको एक बहुत छोटे से क्षेत्र में जो है इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, जो कि आपका टोंस नदी के किनारे था। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसको कहा जाता था टोंस पशु विहार। ठीक, प्रारंभिक नाम इसका लिख लीजिए, टोंस पशु विहार। तो ये बहुत छोटे से क्षेत्र में था और उस टाइम इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो वो था 472 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, शुरुआत में कितना था, 472 वर्ग किलोमीटर। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, और बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार किया गया और इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। और ये कब की बात है, लगभग 1990-91 की ये बात है। ठीक है, तो 1990-91 में इसको क्या किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था।
तब से ही ये क्या इसका एरिया जो है वो भी बढ़ा दिया गया था और इसका एरिया कर दिया गया था 958 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अब अगर आपसे इसका एरिया पूछा जाता है कितना क्षेत्रफल में है, तो पहली चीज़ ये ध्यान देनी है कि अगर सिर्फ गोविंद पशु विहार का पूछ रहा है तो ये आपका 472 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर इस पूरे का आपसे पूछ रहा है, वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी लिखा है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी लिखा है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है 958 वर्ग किलोमीटर। इस चीज़ का बस ध्यान रखना है कहाँ पर, उत्तरकाशी में है। स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभिक नाम क्या था? टोंस पशु विहार था, क्योंकि टोंस नदी के किनारे था। ठीक, और ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये इनकी साइट में 90 दिया हुआ है, लेकिन मैं किसी और बुक में पढ़ रही थी, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस भी है डेट का, तो इसलिए इस चीज़ को पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको लिखना है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका? 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात आती है इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1989 में, 1989 में। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ये आपका उत्तरकाशी में, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, इसके बाद बाकी अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है वो भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि फूलों की घाटी हो गई, या फिर आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राजा जी हम पढ़ चुके हैं देहरादून में। इसके बाद आपका नंदा देवी आता है जो चमोली जिले में है। वो सारी चीज़ें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कर रहे हैं, तो लास्ट में हम एक बार इनको एक साथ भी पढ़ लेंगे। ठीक, अब एक दो अंतिम के पॉइंट आप लोगों को नोट करने हैं, जो कि आपसे एग्जाम में भी एक दो बार पूछ ली गई हैं चीज़ें, और शायद अभी लास्ट एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। वो है आपकी ओडाल प्रथा। ठीक है, तो ये ओडाल प्रथा जो है ये भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में ये प्रथा चलती है, और इसमें क्या होता है, जो मेले वगैरह या उत्सव वहाँ पर लगते हैं, उसमें जो लड़कियाँ होती हैं वो जब भागकर शादी कर लेती हैं, तो इस प्रथा को एक नाम दिया गया है, उसको कहा जाता है ओडाल प्रथा। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें क्या लिखना है? मेले या अन्य उत्सव में, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अन्य उत्सव में लड़कियों को भगाकर शादी कर लेना, लड़कियों से भागकर शादी कर लेना, इसको क्या कहा जाता है? ओडाल प्रथा कहा जाता है। लास्ट ये एक एग्जाम में पूछी भी गई थी, मेरे यहाँ तक ध्यान है, शायद वीडियो का वो एग्जाम था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक और प्रथा चलती है, उसका नाम है पडियाल प्रथा। पडियाल प्रथा, ठीक है, और ये जो प्रथा है ये श्रमिकों से संबंधित प्रथा है, यानी कि श्रमदान के लिए ये जो प्रथा है उसलिए चलती है, श्रमदान के लिए, श्रमदान से संबंधित, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यानी श्रमदान से संबंधित क्या है? श्रमदान, जब कहीं पर कुछ काम वगैरह हो रहा होगा तो वहीं पर अपना श्रम के हिसाब से, मतलब अपने थोड़ा बहुत काम करके एक दूसरे की मदद करना, उसको ही कहा जाता है श्रमदान करना। तो उसको क्या कहा जाता है? पडियाल प्रथा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अगर आपसे पूछा जाए कि गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आराकोट को, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड। ये किसको कहा जाता है? आराकोट को। ठीक है, ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। नेक्स्ट और अंतिम फैक्ट आपका है, आपका जो गंगोत्री मंदिर है या यमुनोत्री मंदिर है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन उसकी ऊंचाई मैंने आपको वहाँ पर नहीं बताई थी। तो अगर आपसे गंगोत्री की ऊंचाई पूछता है तो गंगोत्री की ऊंचाई है 3042 मीटर। और ये ऊंचाई कैसे देखी जाती है? समुद्र तल से ये ऊंचाई मापी जाती है। तो कितनी है? 3042 मीटर।
ठीक है। वहीं अगर यमुनोत्री की बात की जाए कि यमुनोत्री की ऊंचाई कितनी है, तो वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। यमुनोत्री की ऊंचाई है यहाँ पर 3235 मीटर, ठीक है, समुद्र तल से है ये ऊंचाई, ठीक। इसके बाद आपका केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ आता है। तो केदारनाथ की बात की जाए तो उसकी ऊंचाई है 3581 मीटर और बद्रीनाथ की है 3131 मीटर, ठीक। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कभी कभी पूछ लिया जा सकता है इन फ्यूचर में कि जो 4 धाम हैं आपके, उनमें से सबसे ऊंचाई पर कौन सा धाम है। तो आपको ध्यान रखना है केदारनाथ जो है वो सबसे ऊंचाई पर है, ठीक है। अगर ऊंचाई के क्रम में देखें, ये मैंने इंक्रीज का साइन बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग लिख लीजिए केदारनाथ, और केदारनाथ की हाइट कितनी है 3581 मीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है यमुनोत्री, और यमुनोत्री की मैं बता चुकी हूँ 3235 मीटर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका आता है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ की हाइट कितनी है 3131 मीटर, 3131, ठीक। और सबसे कम हाइट पे आपका कौन सा है, वो है गंगोत्री, और गंगोत्री की हाइट कितनी है 3042 मीटर, ठीक है। तो ये हाइट भी आपको इतनी ज़्यादा याद नहीं रखनी, लेकिन क्रम याद रखना है कि सबसे ऊंचाई पर कौन सा है, फिर कौन सा आता है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि निम्नलिखित को क्रम में लगाइए ऊंचाई के अनुसार, तो आपको वहाँ पर भी इसको क्रम से लगाना होता है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है, ठीक। तो इसके साथ ही आज आपका उत्तरकाशी जिला समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जिला अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस आप लोगों की कोई भी क्वारी होती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, उससे मेरा मोटिवेशन भी अप होता है। तो आज की वीडियो समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।